अनाथ लड़की का जादुई पत्तों का घर। ये कहानी है दिव्या नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत ही गरीब और एक अनाथ लड़की थी, क्योंकि दिव्या की माँ उसे जन्म देती ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके पिता सुरेश गांव के मुखिया मोहन लाल के यहाँ मजदूरी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक काम करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी जान चली जाती है और उस दिन से ही दिव्या बिल्कुल बेसहारा और अनाथ हो जाती है। लेकिन पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के चक्कर में मुखिया मोहन लाल दिव्या को अपने घर में रख लेता है। लेकिन सच तो ये था कि उन्हें दिव्या के रूप में अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई थी, क्योंकि मुखिया की पत्नी सुमित्रा दिव्या से अपने घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए घर का बचा कुचा खाना दिया करती थी, जिससे दिव्या का पेट कभी कभी भरता ही नहीं था। लेकिन दिव्या के पास अपना पेट भरने का एक और तरीका था, क्योंकि उसे जब भी भूख लगती थी तो वो गांव के घने जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर खा लिया करती थी और इसी से उसका पेट भर जाता था। ऐसे ही आज भी। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना कब तक मिलेगा कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, अभी तो वैसे भी घर में कुछ काम नहीं है, तो मैं जंगल जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना कहकर दिव्या जंगल की तरफ चली जाती है और काफी देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और पेड़ पर इतने सारे सेब लगे देखकर दिव्या एक डंडे से उन सेब को तोड़ने लगती है। अरे वाह, ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं, इससे मेरा पेट जरूर भर जाएगा। चलो ऐसा करती हूँ, एक दो सेब और तोड़ लेती हूँ, अगर शाम को खाना नहीं मिला तो मैं इसी से काम चला लूंगी। इतना कहकर दिव्या कुछ और सेब तोड़ लेती है और उन्हें उठाकर मुखिया के घर वापस जाने लगती है। उन सेब को पाकर दिव्या बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो मुखिया के घर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय, अच्छा तो ये बात है, ये महारानी यहाँ है। अरे कामचोर, ये घर के काम छोड़कर कहाँ घूम रही है? और ये क्या, ये सेब कहाँ से लाई तू? कहीं तूने हमारे बगीचे से तो नहीं चुराए हैं? नहीं नहीं मालकिन, ये वो क्या कर रही है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे, आज तो तेरी खैर नहीं। सुमित्रा दिव्या की पूरी बात सुने बिना उसे घसीटते हुए मोहनलाल के पास ले जाती है और कहती है, देखिए जी, हमारे बगीचे की असली चोरनी मिल गई। अरे जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही है। यहाँ घर का सारा काम छोड़कर हमारे बगीचे से सेब चुरा कर खा रही है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो तो मुझे बस भूख लगी थी, इसलिए मैं जंगल गई थी। अरे बंद कर अपनी बकवास। तो जैसी अनाथ लड़की को हमने अपने घर में सहारा दिया और तू हमसे ही गद्दारी कर रही है। निकल जा इस घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर मोहनलाल दिव्या को घर से बाहर निकाल देता है। उसी समय सुमित्रा कहती है, अरे ये आपने क्या कर दिया? मैं तो बस आपके पास उसे दो चार थप्पड़ लगवाने के लिए लाई थी, लेकिन आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अरे अब इस घर का सारा काम कौन करेगा? फ्री फंड में तो हमें एक नौकरानी मिली थी, अब वो भी हाथ से गई। अरे भाग्यवान, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के बाद वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। वैसे भी हम लोगों के अलावा उसका है ही कौन? मोहनलाल की बात सुनकर सुमित्रा मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे भी यही लग रहा था कि कुछ दिनों में दिव्या घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन दिव्या के साथ जो उन्होंने किया था, वो सोचकर दिव्या कभी भी उनके पास वापस जाने के बारे में नहीं सोचती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। इतना कहकर दिव्या रोड के किनारे बैठे रो रही होती है कि उसी समय उसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठे सेब खा रहे होते हैं और उन्हें सेब खाते देख दिव्या के दिमाग में एक सुझाव आता है और वो सीधा जंगल में उसी सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां से उसने कुछ समय पहले सेब तोड़कर खाए थे।
सुनो दोस्त, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे बिना स्वार्थ के, बिना कोई काम करवाए मुझे पेट भर अपने स्वादिष्ट फल खाने के लिए दिए थे। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और क्या मैं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ सकती हूँ? दिव्या के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक से तेज हवा चलती है और पेड़ के नीचे की सारी गंदगी साफ हो जाती है, जैसे खुद पेड़ ने दिव्या को बैठने का इशारा दिया हो। और ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं एक सेब और तोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मालकिन ने मुझसे वो सारे सेब छीन लिए थे। दिव्या के इतना कहते ही पेड़ पर से कई सारे सेब टूटकर उसके पास गिर जाते हैं और ये देखकर दिव्या को बहुत खुशी होती है और वो कहती है, सच में अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के लिए तुम्हारे स्वादिष्ट फल है और बातें करने के लिए तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त। लेकिन घर, मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। घर के बारे में सोचती ही दिव्या उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसी समय अचानक से वो सेब का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। उसी समय दिव्या घबराकर पेड़ से दूर हट जाती है, लेकिन जब उसकी नजर पेड़ से टूटकर गिर रहे पत्तों पर पड़ती है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं, और उस समय दिव्या को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब कुछ देर बाद वहाँ पर पत्तों का एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है तो ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, पत्तों का इतना सुंदर घर, वो भी मेरे लिए। सच में ये घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। इतना कहकर दिव्या उस घर के अंदर जाती है और घर में जाते ही जब वो देखती है कि उस घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें पत्तों से बनी तैयार होती है, और उसी समय दिव्या पत्तों से बने सुंदर से बेड पर जाकर लेट जाती है और लेटती ही कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है, मानो जैसे कितने दिनों के बाद वो चैन की नींद सोई है, क्योंकि अब उसको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसको अपना खुद का घर मिल गया था जहाँ से उसे कोई भी निकाल नहीं सकता था। और इस तरह दिव्या खुशी खुशी उस जादुई पत्तों के घर में रहने लगती है और उसके जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों तक दिव्या का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसने मोहनलाल से कहकर अपने लिए एक नया नौकर रखवा लिया। और इस तरह धीरे धीरे दिव्या के बारे में हर कोई भूल जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इस समय दिव्या कहाँ है, और किसी को उसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एक अनाथ लड़की की भला कौन परवाह करता है। दुखियारी माँ का पहला गाउन। एक समय की बात है, रामगढ़ गांव में मनोज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा 8 महीने की गर्भवती थी और इस बात को लेकर सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन मनोज हमेशा से ही एक बेटा चाहता था, इसलिए वो हमेशा सुमित्रा को एक ही बात कहता था, देख सुमित्रा, मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए, इसलिए तू बेटे को ही जन्म देगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो जी? बेटा हो या बेटी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बेटा चाहिए। सुमित्रा मनोज की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सुमित्रा के लिए तो बेटा और बेटी दोनों ही एक बराबर थे। लेकिन अपने पति की इन बातों को सुनकर वो सोच में पड़ जाती है कि अगर उसकी बेटी पैदा हो गई तो वो क्या करेगी। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमित्रा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और मनोज उसे अपने गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां डॉक्टर मनोज से कहता है, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। लेकिन ये बात सुनकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है,
और वो गुस्से में अंदर जाकर सुमित्रा से कहता है, अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, लेकिन तूने फिर भी एक बेटी को जन्म दिया और अब इसका भी बोझ मेरे सर पर डाल दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? आपको तो पता है ना कि कितनी मिन्नतों के बाद हमारे घर ये बच्ची पैदा हुई है और आप इसे इस तरह से धिक्कार रहे हैं। अपनी बकवास बंद कर। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए, ना कि ये मुसीबत। इसलिए मैं इस मुसीबत को अपने साथ अपने घर नहीं ले जाऊंगा। तुझे इसे यहीं पर छोड़ना होगा। ऐसा मत कहिए जी, मैं अपनी बच्ची को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकती। बड़ी मिन्नतों के बाद तो ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख दिया है और अब मैं अपनी बच्ची को अपने आप से दूर नहीं कर सकती। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, अब तेरे लिए भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तू अपनी इस मुसीबत को लेकर जा सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, ये मुसीबत एक न एक दिन तेरे सर का बोझ जरूर बनेगी। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है और बेचारी सुमित्रा अपनी नवजात बच्ची को अपने सीने से लगाकर रोड पर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन उसे कहीं भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता, इसलिए वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी बच्ची को भूख से रोता हुआ देखकर वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना ही रहने का कोई ठिकाना है और ना ही पैसे। पता नहीं मैं तेरा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा इस दुखियारी माँ को। सुमित्रा इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर कूड़ा बिनने वाले एक आदमी पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर इस बारे में पूछती है तो वो आदमी उससे कहता है, अरे बहन, हम गरीब लोग तो इन कूड़े कचरों को बेचकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो। सुमित्रा उस आदमी की बात सुनकर अगले दिन से ही कूड़े चुनने का काम शुरू कर देती है और अपनी बेटी को अपने पीठ से बांधकर दिन भर कड़ी धूप में कूड़ा बिनने का काम करती है और शाम तक उसे कबाड़ी की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों से वो अपनी बेटी के लिए दूध और एक निप्पल खरीदती है और कहती है, देख मेरी बच्ची, हम दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। इतना कहकर सुमित्रा उसे अपनी बनाई हुई एक छोटी सी झोपड़ी में लेकर जाती है और उसे निप्पल से दूध पिलाती है और इसी तरह सुमित्रा दिन रात कूड़ा बिनकर अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही होती है। सुमित्रा अपनी बेटी का नाम सुहानी रखती है और ऐसे ही समय गुजरता गया और देखते ही देखते सुहानी आज 8 साल की हो जाती है। मेरी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, दिन भर बस काम ही करती रहती है, लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं कहती। पर मुझे पता है कि वो कितना थक जाती है और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। इसलिए आज मैं अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सुहानी अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। और जब थोड़ी देर में सुमित्रा घर वापस आती है तो वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे आज आने में देर हो गई, पर मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा जैसे ही खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि खाना पहले से ही तैयार होता है और ये देखकर वो सुहानी से कहती है, अरे बेटी, ये खाना किसने बनाया? अरे माँ, और कौन बनाएगा आपकी बेटी के सिवा? इसलिए आप जल्दी से खाना खाकर बताइए कैसा बना है। आखिर आपकी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है। पर मेरी बच्ची, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आकर खाना बना लेती ना। अगर तेरा हाथ जल जाता तो? माँ, आप भी तो मेरे लिए दिन भर कड़ी धूप में काम करती हो ना, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरी बच्ची, तू सच में आज बहुत बड़ी हो गई है और तुझे पता है, मैंने दुकान वाले साहब से बोलकर तेरा गांव के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। इसलिए अब तुम कल से स्कूल जाने की तैयारी करो और पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करना। बिल्कुल माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ
कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगी। फिर मैं अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा गाउन खरीदूंगी। इतना कहकर सुहानी अगले दिन से ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना शुरू कर देती है और सुमित्रा अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कूड़ा बीनने के साथ साथ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना भी शुरू कर देती है। वो सुहानी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देती थी। वो सुहानी के लिए तो हमेशा नए कपड़े खरीद लेती थी, लेकिन खुद अपनी उस फटी पुरानी साड़ी में ही गुजारा करती थी। और ऐसे ही समय गुजरता गया और सुहानी ने देखते ही देखते अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ, मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई शहर जाकर करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और अपने गांव में छोटा सा क्लिनिक खोलकर गरीब और लाचार लोगों का मुफ्त में इलाज कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, तुझे जो करना है तू कर, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सुमित्रा सुहानी के आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती है और उसे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देती है। और ऐसे ही कुछ सालों बाद सुहानी अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ जाती है और गांव में ही अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलती है, जहां पर वो गरीब और लाचार लोगों का मुफ्त में इलाज कर सके। माँ, आप कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। इतना कहकर सुहानी सुमित्रा के हाथ में एक बड़ी सी पॉलीथीन पकड़ाती है और जब सुमित्रा उस पॉलीथीन को खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर गाउन होता है। माँ, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इसलिए आज मैं अपनी माँ के लिए ये खूबसूरत सा गाउन लेकर आई हूँ। पर मेरी बच्ची, इसकी क्या जरूरत थी? अब इस बुढ़ापे में मैं भला गाउन पहनकर क्या करूँगी? इससे अच्छा तो तू अपने लिए कुछ ले लेती। माँ, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि आपने हमेशा मेरे लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा है और मुझे पता है कि आपको भी गाउन पहनने का कितना शौक था, लेकिन मेरे ख्वाहिशों के आगे आपने कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, बस हमेशा इन फटी पुरानी साड़ियों को पहनकर ही अपना गुजारा किया है। इसलिए आज मैं अपनी माँ के लिए ये गाउन लेकर आई हूँ। और माँ, ख्वाहिशों की कोई उम्र नहीं होती, उसे तो जब चाहे पूरा कर सकते हैं, इसलिए आज मेरी माँ पहनेगी अपना पहला गाउन। सुहानी की ये बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सुहानी को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, सच में मेरी बच्ची, आज तूने ये साबित कर दिया कि बेटियां सर का बोझ नहीं बल्कि सर का ताज होती है।